अचानक डॉक्टर से सोशल इन्फ्लुएंसर बनना और लाखों लोगों की भीड़ आपके पीछे है, चाहने वालों की, ये कैसे हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें आपकी लिखी होती हैं पहले से ही। टचवुड एक रास्ता मिला, भगवान ने बोला नवनीत तुम्हें डॉक्टर बनाया था तो तुम एज ए डॉक्टर ही आगे जाओ और लोगों को कुछ मार्गदर्शन कर सकते हो तो कर दो। हाउ वी बिहेव लाइक अ जोकर। पे बहुत सारे लोग पसंद करते थे उसको कि एक डॉक्टर होके हमें कितना कूल है डॉक्टर, yes. है ना, ह्यूमरस क्वालिटी है। हाँ, उनको मेरे से डर नहीं लगता था। कोविड से स्टार्ट कर दिया था ये मुद्दे उठाने, जब लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे और ये बोला जा रहा था कि 6 लाख रुपए जमा करो तब बेड मिलेगा। तब मैंने आवाज उठाई थी और मेरा वीडियो काफी वायरल भी होता। लेकिन आपने कभी सोचा था आपकी इस मस्ती वाली पाठशाला कभी इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी? और हम ये कभी नहीं सोचते। मैं इसलिए बोलता हूँ कि इंसान को ना, जब आप बहुत निराश हो जाते हो ना, आपको ट्राई करते रहना चाहिए। समाज के लिए मैं अपनी कोशिश करूँगा सोशल मीडिया के थ्रू, मैं जितना भी ये मूवमेंट जो चला रहा हूँ, एंटी करप्शन मूवमेंट है, मेडिकल करप्शन, इसके थ्रू मैं लोगों को आगाह करता रहूँ और जितने लोगों को मैं बचा सकता हूँ बचाऊंगा। नमस्कार, तो स्वागत है ऑनर्ड पर्सनालिटी के सभी दर्शकों का जो देश दुनिया से हमें देख रहे हैं। अभी तक आपने बहुत सारे किरदारों से मुलाकात की है हमारे ऑनर्ड पर्सनालिटी के जरिए, लेकिन आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक खास किरदार, एक खास अजीमो शाह डॉक्टर, जो न केवल डॉक्टर हैं अपितु सोशल इन्फ्लुएंसर भी हैं। देश दुनिया इन्हें डॉक्टर नवनीत कालरा के नाम से जानती है और साथ ही साथ ये सोशल मीडिया पे बहुत ही धमाकेदार एंट्री भी करते हैं और अपने कार्य के जरिए सोशल मीडिया में छाए रहते हैं। फिजिशियन हैं, कंसल्टेंट हैं और लगभग पूरे देश में कोरोना समय से लेकर अब तक लोकप्रिय रहे हैं अपने मरीजों के बीच, अपने चाहने वालों के बीच और साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी। हजारों लोग इन्हें चाहते हैं, प्यार करते हैं, दुलारते हैं और इनसे बातचीत भी करते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं खास अजीमो शाह किरदार से, जिनका नाम है डॉक्टर नवनीत कालरा। स्वागत है सर। नमस्कार प्रिया जी। आप एक डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, कंसल्टेंट हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर भी हैं आप। ये जो किरदार में स्विच हुआ आपका, अचानक डॉक्टर से सोशल इन्फ्लुएंसर बनना और लाखों लोगों की भीड़ आपके पीछे है, चाहने वालों की, ये कैसे हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें आपकी लिखी होती हैं पहले से ही। डेस्टिनी आपको कई बार ऐसे मुकाम पे पहुंचा देती है जहाँ से आपको लगता है कि सब खराब हो रहा है मेरे साथ, है ना, लेकिन वो शायद किसी अच्छाई की शुरुआत होती है। बिल्कुल, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में मैं स्ट्रगल कर रहा था बहुत ज़्यादा। मैं अपनी प्रैक्टिस से खुश नहीं था और कुछ मेरी पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई थी मेरी प्रोफेशनल लाइफ में जिससे कि मैं बहुत खुश नहीं था, मैं डिप्रेस रहता था। तो एक दिन बैठे बैठे मैं यहीं पे ही ये मैंने हॉस्पिटल भी शुरू किया था, लेकिन हालांकि मैं उस टाइप का बंदा नहीं था कि जो हॉस्पिटल चलाए, उल्टे सीधे काम भी करने पड़ते हैं, आपको पता है, वो सब मैं नहीं कर पाता था। फिर मैं अकेला था, मेरी वाइफ डॉक्टर नहीं थी, तो मैंने इसको भी बंद कर दिया। समझ में मेरी नेचर है कि मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। तो उस समय 2018 की बात है ये, तो तब तो बहुत कम लोग डॉक्टर थे इस फील्ड में। अब तो हजारों, क्या मुझे लगता है लाख से एक लंबी श्रृंखला है ना। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं कुछ बना के देखता हूँ वीडियो और यूट्यूब पे डाल चैनल खोलता हूँ। कुछ आइडिया नहीं था, तो मैंने एक ऐसे ही वीडियो बनाया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, तो बाद में पता चला कि लाइट का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल, है ना, लाइट एंड साउंड का। साउंड तो हमें पता नहीं थी उस समय, सीधी सी बात बताऊं, साउंड का कोई आइडिया नहीं था जी। लाइट का पता चला कि भाई इस लाइट पे अच्छा बन रहा है। तो मैंने एक कोशिश करी, ये टाइल्स के ऊपर ही वीडियो रख दिया। हमारी टाइल्स लगी हुई थी, मुझे एक सपोर्ट चाहिए था, तो वो वीडियो बना, तो मुझे थोड़ा ठीक लगा। फिर मैंने वो वीडियो अपने दोस्तों को भेजा, तो उन्होंने कहा कि नवनीत तुम ना कनेक्ट हो रहे लोगों के साथ, तो आप बनाओ। और वो बना तो मैंने दिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरा पाथ थोड़ा गलत था, क्योंकि मैं स्टैंड अप कॉमेडी मेरा एक फेवरेट, एक्टिंग और कॉमेडी मेरी एक फेवरेट, वो भी आपका जॉनर है। हाँ, वो था, तो मैं वो करने लग गया। तो थोड़े बहुत लोग देखते थे, नहीं देखते थे, तो फिर भी मैं निराश ही था। मैंने कहा यार कोई देखता तो है नहीं। फिर मैं सिंगिंग भी करता था, वही कहानी, सिंगर इतने बड़े बड़े, हम अपना एक बाथरूम सिंगर है, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये। मीनवाइल क्या हुआ कि एक दिन मैं देख रहा था उसमें, तो यूट्यूब अपने चैनल में, तो मैंने देखा कि मैंने एक मेडिकल वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, उस पर कुछ 1000 व्यूज आए हुए, बाकी पे कुछ 200-300 व्यूज होते थे, उस पर कुछ 1000। और ये सडन स्पार्क था? नहीं, मतलब मैंने ऐसे ही अचानक देखा, मैंने कहा यार इस पे इतने व्यूज कैसे आ गए। तो इसका मतलब मुझे लगा कि नवनीत तुम एक डॉक्टर हो,
यस। तो तुम्हें एज ए डॉक्टर ही आगे जाना पड़ेगा। भगवान भी शायद यही चाहता है। तो मैंने सोचा यार जाऊंगा तो अपनी शर्तों पे ही, बिल्कुल वीडियो तो बनाऊंगा लेकिन अपनी टर्म्स कंडीशन पे। जैसा मैं कॉमेडी करता हूँ, जो मैं सिंगिंग, वो भी हर वीडियो में रहेगी। बनाऊंगा मेडिकल वीडियोस लेकिन वो फिर मैंने बनाने शुरू किए, फिर धीरे धीरे आने शुरू हुए। तब मुझे याद है कि जब फिर कोविड आ गया 2020 में, वो मुझे लगता है वो मेरे लिए, सबके लिए, बहुत लोगों के लिए खराब था कोविड। पर कहते हैं किसी किसी के लिए वो मेडिकल, बिल्कुल मेडिकल फील्ड के लिए, वो मेडिकल फील्ड के लिए एक बूम था, है ना, जो बच गए उनके लिए। नहीं तो बहुत सारे डॉक्टर भी उसमें चले गए। तो बेसिकली हमारे मोदी जी भी कहते हैं ना, आपदा में अवसर। हाँ, तो मेरा वो अवसर बना, मैंने उसको पूरा लेकिन ये भी बता दूं कि आप अच्छा काम करोगे ना तो भगवान भी आपको सपोर्ट करता है। बिल्कुल। मानते हो? तो आई एग्री। मैंने इतनी मेहनत करी। मैं एक एक दिन, अच्छा कोविड के बारे में कोई भी नहीं जानता था, ना मैं जानता था ना कोई जानता था कि इसमें करना क्या है। जो जो मुझे एक्सपीरियंस गेन होता गया, मैं त्यों त्यों वीडियो बनाता गया। और मैं थे और डॉक्टर के अग्रवाल थे। हालांकि उन विचार डॉक्टर बहुत कम लोग थे उस दौर में जो बहुत सक्रिय थे। दो ही थे, ज्यादातर दो ही थे। उनकी डेथ हो गई थी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया था और मैं लगा रहा। तो उस दौरान मुझे मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स है, मैं सीधा 5-6 लाख सब्सक्राइबर आपने जब किया तो लोगों ने बहुत प्यार दिया इतना मुझे। तो फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन मैं एक बात समझ गया था, और लोग यही बोलते थे कि आपने सर हमें बहुत हिम्मत दी, आप जिस ढंग से वीडियो बनाते थे। फिर मैं दिल्ली करके को चलाता था, अपनी ट्रेन चलाता था। अच्छा। बस दिल्ली की बस आ रही है आज। तो मतलब मैंने उस खराब माहौल में भी मैं लोगों को हंसाता भी रहा। क्या बात है। तो मुझे पता नहीं था कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। लेकिन लोगों ने बोला कि सर, बाद में बताया कि सर आपने हमारे डिप्रेशन को दूर किया। बहुत हद तक बहुत लोग आपसे कनेक्टेड हुए। मुझे बात नहीं पता थी कि मैंने कहा मैं तो खाली वीडियो बनाता हूँ, तो मैंने डिप्रेशन कैसे दूर किया। कहते आपको नहीं पता है, हमें पता है। तो बोलो, तो ये सब टचवुड एक रास्ता मिला। भगवान ने बोला नवनीत तुम्हें डॉक्टर बनाया था, तो तुम एज ए डॉक्टर ही आगे जाओ और लोगों को कुछ मार्गदर्शन कर सकते हो तो कर दो। तो आज भी मैं उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसी दिशा में ही आगे हूँ। आज मेरे टचवुड 1 मिलियन फॉलोवर्स हो चुके हैं। तो बस लोगों का प्यार है और वो लगातार मिल रहा है। जी हाँ, हमारी श्रीमद् भागवत गीता में भी यही कहा गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारे डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया कि इन्होंने कोशिश की, शुरुआत की और कर्म पे यकीन किया। डॉक्टर साहब, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बहुत समय से भी आपको देख रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ, सोशल प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे लोग आपको चाहते हैं। एक आपका जो फील्ड है डॉक्टर का, जो पेशा है, इसमें बहुत सारे लोग ईर्ष्या भी करते हैं और बहुत लोगों के ये सवाल भी हैं कि भाई डॉक्टर को एक गंभीर होना चाहिए, गंभीर व्यक्तित्व का मालिक होना चाहिए, वो ऐसे कैसे हंस रहा है और वो हाउ वी बिहेव लाइक अ जोकर, राइट। तो ऐसे में जब इस तरह के कमेंट्स आपके पास आते हैं लोगों के जरिए या डॉक्टर्स की फेटर्निटी के जरिए, तो कैसा लगता है? क्या कहीं निराशा आती है? डॉक्टर फेटर्निटी से तो पता नहीं मुझे, क्योंकि उसमें, लेकिन हाँ कुछ लोग, क्योंकि मैंने बीच बीच में मैं जब बोर हो जाता था, एक यार रोज मेडिकल वीडियो, हालांकि मैं उसमें भी कॉमेडी करता रहता था, अपनी लास्ट में कर देता था वीडियो खत्म होने के टाइम पे। बहुत सारे लोग पसंद करते थे उसको कि एक डॉक्टर होके हमें कितना कूल है डॉक्टर, है ना, ह्यूमरस क्वालिटी है। हाँ, उनको मेरे से डर नहीं लगता था। वो कहते सर हमें ना ऐसा लगता है कोई हमारे घर का बंदा है। तो लेकिन हाँ, बहुत सारे कुछ लोग मुझे वो भी करते थे कि डॉक्टर है या जोकर है। हाँ। तो मैं इनको इग्नोर कर देता हूँ। मुझे, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ में कि इंसान को अपनी जो इमेज है ना, ठीक है, अगर आप, कई बार सीखता भी हूं मैं लोगों से, ऐसा नहीं कि जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं सब गलत ही कर रहे हैं। जो मुझे लगता है कि हाँ ये बंदा ठीक कह रहा है, कुछ पॉजिटिव चीजें, कुछ इसकी, जो मेरी बुराई भी कर रहा था मुझे सीखना है इससे। लेकिन आप मुझे जोकर कहो, जो मर्जी कहो, मुझे इतना पता है कि मैं मुझे सामने वाले को भी खुश करना है, उसको सेटिस्फाई करना है, लेकिन मुझे अपने आप को भी खुश करना है। मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ ये सब कि मुझे YouTube पैसा देगा या पेशेंट आएंगे। जब तक मैं खुश नहीं हूँ, मेरी आत्मा खुश नहीं है। मेरी आत्मा कब खुश होती है? जो मेरे अंदर का कैरेक्टर जब तक वो बाहर नहीं आएगा तब तक वो फिर दबा घुटन महसूस होती है। आंतरिक खुशी सबसे बड़ी खुशी वो है। तो इसमें फिर मैं जब गाने गा देता हूँ तो मुझे खुशी मिल जाती है। तो लोगों को, ज्यादातर लोगों को अच्छा लगता है। 2-4 देखो आप, अब मैं क्या बोलूं, प्रधानमंत्री हैं, उनको भी 60% लोग ही पसंद करते हैं, 40% तो पसंद नहीं करते। वो बैलेंस इम्बैलेंस हर जगह, तो ये हर जगह रहेगा। तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? मुझे लगता है
कि नवनीत अपनी आत्मा को मत बेचना कभी भी, जो आपकी आत्मा है ना वो जिंदा रहनी चाहिए। बिल्कुल, और यही सत्य है। इनफैक्ट हम बातचीत कर रहे हैं एक ऐसे किरदार से, एक ऐसे डॉक्टर से जिन्होंने बहुत ही ईमानदारी से, बहुत साफ गोई से सभी सवालों का जवाब दिया है और अभी तक प्लेटफॉर्म भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी देते रहे। लोग इन्हें क्यों चाहते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत ही सरल भाषा में सीधी बात कहते हैं और ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं। शायद यही वजह है कि बहुत सारे लोग, न चाहने वाले लोग भी इनके साथ अब तक जुड़ाव महसूस करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। डॉक्टर नवनीत कालरा ने बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाया है, भ्रष्टाचार से जुड़े, मेडिकल करप्शन से जुड़े हुए मुद्दों को भी उन्होंने बहुत ही ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से उठाया है, जो कि बहुत कम डॉक्टरों में इतनी साहस और इतना कार्यबल होता है। लेकिन इन्होंने जो कर दिखाया है वो बहुत बड़ी बात है। हम उस पर भी सवाल लेते हैं और इनसे जानते हैं कि उन्होंने ऐसे कौन से मुद्दे उठाए हैं जिसे इस देश में सबसे ज्वलंत मुद्दों की श्रेणी में रखा जाता है। डॉक्टर साहब, कौन से वो मुद्दे हैं जिस पे आपने काफ़ी चर्चा भी किया है और पिछले कई महीनों से इस पे लंबी बातचीत कर रहे हैं, वो क्या है करप्शन? मैं महीनों से तो नहीं, मैं सालों से कर रहा हूँ। सालों से मैंने कोविड से स्टार्ट कर दिया था ये मुद्दे उठाने, जब लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे और ये बोला जा रहा था कि 6 लाख रुपए जमा कराओ तब बेड मिलेगा। तब मैंने आवाज उठाई थी और मेरा वीडियो काफी वायरल भी होता है। और ये वीडियो के थ्रू मुझे लगता है कि देखो, सरकार सुनती है, ऐसा नहीं है, वहां तक बात तो पहुंचे। बिल्कुल, वहां तक बात पहुंचने नहीं देते लोग, बीच में ही वो रास्ता, बीच में ही गायब हो जाती हैं सब चीजें। तो अगर आप अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं ठीक ढंग से तो पहुंचानी चाहिए। ठीक है, करप्शन तो देखो रहेगा, करप्शन कभी खत्म नहीं होने वाला, ये बात आप भी जानते हो। कोई भी सरकार आ जाए, करप्शन खत्म नहीं होगा, वो जड़ों में है, वो जड़ों में वो रहेगा। लेकिन मैं मेडिकल फील्ड से हूं तो मैं इसलिए मेडिकल करप्शन की बातें उठाता हूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि हमारे यहाँ पे क्या क्या करप्शन है मेडिकल लाइन में। तो मैं सिर्फ मेडिकल करप्शन की बात करता हूँ, बाकी करप्शन तो ठीक है। लेकिन मुझे दुख होता है कि जब मैं अपनी आंखों के सामने हॉस्पिटल में करप्शन देखता हूँ और डॉक्टर कैसे करप्ट, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे करप्ट हैं, है ना, कि मैं भगवान हूँ और बाकी सब करप्ट है, ये मैं कभी नहीं बोलता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ अच्छे डॉक्टर, बुरे डॉक्टर, अच्छे पेशेंट, बुरे पेशेंट, अच्छा समाज, बुरा समाज, ये सब यहाँ पे है। लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगा। मुझे बहुत सारे डॉक्टर भी बोलते हैं कि नवनीत तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम ऐसे बोल जाते हो ये सब के। हाँ, ये बहुत साहस का काम है। मैंने कहा मैं किसी का नाम तो नहीं लेता हूँ, लेकिन हाँ 1-2 बार मैंने नाम भी लिया है, सच बताऊं तो, क्योंकि मुझे लगा कि ये फेक डॉक्टर हैं, इनके पास डिग्रियां नहीं हैं, इस तरह से समाज में इतने बड़े बड़े डॉक्टर बन के घूम रहे हैं, तो मैंने नाम भी लिया। लेकिन हुआ क्या, होता कुछ नहीं, कुछ भी नहीं रिजल्ट आया। दिक्कत यही है। बट आपने एक क्रांति की मशाल तो जलाई है। हाँ, मैंने इनफैक्ट आपने एक पिन पॉइंट दिया है लोगों को कि इस पे अब बातें हो रही हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है मेडिकल क्रांति मंच के नाम से। इसमें करीब 500-600 लोग हैं और अपना अपना वो बात करते हैं। लेकिन हालांकि मैं उसको सोचता था कि मैं उसको रजिस्टर कराऊं, एक एनजीओ बनाऊं, उसके आगे हम आगे बढ़े, लेकिन शायद अब एज और टाइमिंग ये सब चीज़ें नहीं मैच कर पा रही हैं। तो लेकिन ठीक है, मैं अपनी तरफ से ये करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा, क्योंकि जिंदगी जो भगवान ने दी है ना, तो वो कहता है कि यार तुमने सब कुछ तो करा, लेकिन लाइफ में ना अगर तुम किसी की, अगर मैं मुझे लगता है कि अगर मैं से 1 लाख में से मैं 5 लोगों की भी को अवेयर कर जागृत कर सके और उनकी जान बच जाए, एक बड़ी बात होगी, है ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल जी। आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर नवनीत कालरा जी से, जिनका नवनीत कालरा शो, डॉक्टर नवनीत कालरा शो आप पीछे भी देख रहे हैं, बहुत फेमस हुआ है और सोशल मीडिया ही नहीं, देश दुनिया में इनके चाहने वाले लोगों की लंबी फहरिस्त है। बहुत पॉपुलर है, लोकप्रिय डॉक्टर हैं और साथ साथ एक सोशल अवेयरर भी मैं कह सकती हूँ कि ये जन जागरूकता भी फैलाते हैं अपने शोज़ के माध्यम से। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं, चूँकि आपके शोज़ को देख देख कर काफ़ी सारे जो जूनियर्स डॉक्टर हैं वो भी अब शो कर रहे हैं या मेडिकल से जुड़ी हुई चीज़ों को रख रहे हैं अपने टीवी और शोज़ के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से। कैसा लगता है कि अब आप लोगों के लिए मोटिवेटर हो गए हैं और लोग आपको प्रेरक मानते हैं? अब देखो, मैं सच बोलूँ तो मुझे ये तो नहीं पता कि मैं लोग डॉक्टर्स के लिए कितना मोटिवेशनल हुआ हूँ, पर हाँ इसमें कोई देखो, मैं अगर सच बोलूँ तो एक कड़वी बात बताता हूँ कि कोई भी बिजनेस आज की डेट में बिना सोशल मीडिया के आगे नहीं जा सकता। फैक्ट है, सच्चाई है। लेकिन आपने कभी सोचा था आपकी इस मस्ती वाली पाठशाला कभी इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी? और हम ये कभी नहीं सोचते। मैं इसलिए बोलता हूँ कि इंसान को ना, जब आप बहुत निराश हो जाते हो ना, आपको ट्राई करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहो। और जब आपको थोड़ा सा भी लाइट मिले ना, रास्ता नजर आए, तो उसमें फिर घुस जाओ, फिर आगे का रास्ता खुद बनाओ। बिल्कुल, आपको भगवान ने बोला कि भाई देख, तुझे इस उत्तर में जाना है, इसके आगे तू अपने आप देख। तो उसने मुझे उत्तर में तो पहुंचा दिया,
तो आगे का उत्तर मुझे, मतलब अंधेरे के बीच एक रोशनी का कतरा रहता है, हमें ढूंढना होता है, आगे फिर खुद जाना पड़ता है। लेकिन हाँ, मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन वो जो आपने बात बोली, इतने सारे डॉक्टर सर अब तो आएंगे डॉक्टर, नहीं, और लोग इंस्पायर हो रहे हैं आपसे, मैंने देखा है काफी। मेरे से हो या किसी से भी हो, तो ये नहीं, आप चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने वीडियो के जरिए और प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को उत्साहित किया, प्रेरित किया। मैं बहुत कम डॉक्टर उस समय नहीं थे डॉक्टर, जब मैं आया था तब बहुत कम डॉक्टर थे। हार्डली मुझे लगता है कि शायद मुश्किल से मुश्किल 30-40 डॉक्टर थे। मैं मैक्सिमम लगाऊं, आज की डेट में कम से कम 30 से 40 हजार डॉक्टर हैं सोशल मीडिया पे। और वो लगातार वो वाले डॉक्टर भी हैं जिनके पास डिग्रियां नहीं है, बाबा टाइप के क्वैक, और वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसा वही कमा रहे हैं जो बाबा बन के, चाहे वो किसी नेचुरोपैथी के नाम पे कर रहे हैं या आयुर्वेदा के नाम पे कर रहे हैं, जिनके पास डिग्रियां नहीं है, ठीक है। और दूसरा एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं, एमडी डॉक्टर भी हैं, मेरे तरह के स्पेशलिस्ट भी हैं, सुपर स्पेशलिस्ट बहुत हैं। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो सोचो, जिनके 15 से 20 साल डॉक्टर बनने में लग गए और 40 साल की एज में आके वो डॉक्टर बनते हैं, वो भी, उनको भी आज ये लगता है कि भाई मुझे सोशल मीडिया पे आना है, क्योंकि उसके बिना आपकी आइडेंटिटी उतनी नहीं बन पाती है। जबकि वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों से भी अटैच्ड हैं, लेकिन हर कोई सोशल मीडिया की एक इम्पोर्टेंस अब जान चुका। मतलब आपने वो अब रास्ता दिखा दिया। मैंने नहीं दिखाया भाई, मैं तो आप मार्गदर्शक बने हैं और लोगों के लिए मैं तो अपनी मस्ती करता रहा। अब लोगों को क्या लगता है वो जाने, और उन्होंने रास्ता तो अब लोगों को नजर आ गया रास्ते। भाई देखो, मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ कि सब मेडिकल लाइन में अगर कोई आ रहा है इसमें, तो वो सिर्फ ज्यादातर बता रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए आ रहा है कि उनकी प्रैक्टिस, जो नए लोग हैं, इवन पुराने लोग भी, सबको लगता है कि सोशल मीडिया के बिना उनकी प्रैक्टिस नहीं चल सकती, ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। फैक्ट ये है, ये कड़वा डॉक्टर नवनीत कालरा ही बता सकता है आपको, और कोई नहीं बताएगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर नवनीत कालरा ने, क्योंकि आपने कभी कोई ऐसा डॉक्टर देखा है जो आपके मरीजों के घाव को स्नेह से सहलाता भी है, डांटता भी है, पुचकारता भी है और आपको कड़वी दवाई भी खिलाता है और कड़वी और सच्ची बातें भी कहता है। जी हाँ, तो वैसे ही डॉक्टर, वैसा ही बड़ा किरदार और वैसा ही बड़ा कद हमारे समक्ष बैठा है और अपनी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कोविड के समय में, जब कोरोना महामारी हमारे देश में चरम पे थी, तब ज़्यादातर लोग अपने घरों में बैठे थे और डॉक्टर साहब लगातार अपने वीडियोज़ के जरिए, अपने सोशल चैट्स के जरिए अपने मरीजों को का ख्याल भी रख रहे थे और लोगों को एंटरटेन भी कर रहे थे, दरअसल उनको अवसाद से बाहर निकाल रहे थे। डॉक्टर साहब, लोगों ने आपके इस किरदार को तो देखा है कि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं। अब आज की मौजूदा वक्त में आप एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, इसमें कोई शंका नहीं। लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं और आपके भीतर भी उतरना चाहते हैं। हमारे दर्शक ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि डॉक्टर नवनीत कालरा जी ने अपनी शुरुआत कहाँ से की, मेडिकल फेटर्निटी, मेडिकल लाइफ की, कहाँ उनका बचपन बीता और कहाँ अभी ये यहाँ तक कैसे पहुँचे, थोड़ा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन रिवील। हाँ, मैं यूपी से हूँ। सहारनपुर नाम का एक जिला आपने सुना होगा, जो दंगों के लिए फेमस होता था। बिल्कुल, ठीक है, तो वहाँ से था। और लखनऊ से मैं पढ़ा हूँ, KGMC, जो वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में आता है लखनऊ में, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। MBBS करी, MD वहीं से करी मैंने मेडिसिन में। 96 में मैं पास होके, और 96 के एंड में मैं दिल्ली आ गया था। मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था, सहारनपुर, क्योंकि मैंने बचपन से वहाँ पे दंगे ही दंगे देखे हैं, तो मेरा मन बहुत खराब होता था। तो मैं यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे जॉब वॉब किया, तो फिर धीरे धीरे यहीं पे ही सोचा कि यहीं सेटल हो जाऊंगा। लेकिन लाइफ में कुछ बहुत स्ट्रगल किया, इतना स्ट्रगल किया, कुछ प्रोफेशनल लाइफ में मेरी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। कहते हैं ना कि सच के मार्ग पे ज्यादा चलोगे ना, तो आपको मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी, और जो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान होता है उसको बहुत प्रॉब्लम आती है। ये रास्ता बहुत खराब है, मतलब आसान नहीं होता। लेकिन मुझे अब वही होता है ना, अड़ियल लोग जो होते हैं वो अड़ियल ही होते हैं हमारी तरह से। तो बस फिर ये जर्नी चलती रही, स्ट्रगल करता रहा मैं। और फिर मेरी वाइफ जो एक टीचर हैं। हाँ, थोड़ा अपने फैमिली के बारे में बताएं। हालांकि मैं सोशल मीडिया अपनी फैमिली को डिस्कस नहीं करते, बट कोई मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा। वाइफ मेरी टीचर है, 2 बच्चे हैं, एक बेटी मेरी डॉक्टर है और बेटा मेरा अभी IT से रिलेटेड कुछ काम कर रहा है। और बस इस तरह से लाइफ चल रही थी। और मेरी हेल्थ भी थोड़ी ठीक नहीं रहती थी, तो बेसिकली मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था अपने समाज से। हाँ, मैंने कहीं सुना है, आपने कहीं रिवील किया था कि आप लंबे समय तक नींद की गोलियां खाते रहे, अवसाद में, डिप्रेशन में। वो क्या था? क्योंकि वो एक हादसा हुआ था मेरे साथ 1996 में। और मैं अपनी स्टोरी में भी बता चुका, अपने थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं क्या था मामला।
उस समय 15 लोग एग्जाम दे रहे थे एमडी का, और 15 में मैं 4th नंबर पे था अपनी रैंक के हिसाब से। और लेकिन क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो और उस साल जो हेड थे वो रिटायर हो रहे थे, तो रिटायरमेंट वाले साल वो किसी को फेल नहीं करते हैं। अच्छा। तो इसलिए हम लोग बड़े खुश थे कि हम में से कोई भी फेल नहीं होगा। ओवर कॉन्फिडेंस सब थे। सब थे। और एग्जाम से एक दिन पहले, और ये किस कॉलेज की बात हो रही है? किंग जॉर्ज मेडिकल किंग जॉर्ज, कॉलेज, लखनऊ। 1996 की बात है, मैं हेड का नाम नहीं बताऊंगा। तो वो सब लोग एक दिन पहले टीचर हेड के पैर छूने गए, लड़के। अच्छा। 15 के 15 में से 14 लोग आशीर्वाद प्राप्त करने। सिर्फ 14 लोग। अच्छा, आप नहीं गए? मुझे बताया ही नहीं किसी ने। ओह। मुझे पता ही नहीं था ये सब होता है। अच्छा। तो ये मेरे लिए बहुत मुसीबत बना। क्यों? उनको लगा कि ये लड़का बहुत एटीट्यूड वाला है, ये पैर छूने नहीं आया, जो भी उनके मन में रहा। वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट। उन लोगों ने 14 के 14 लड़कों को पास कर दिया, मुझे छोड़ के, जबकि मैं शायद बेस्ट लड़कों में था, स्टूडेंट थे। तो वो मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा शॉकिंग पीरियड था। मैं उसमें से कैसे निकला हूँ, क्या क्या मैंने नहीं किया, जो लाइफ में मैं कभी नहीं करना चाहता था, मुझे वो सब करना पड़ा। आप समझ सकते हो, मुझे दोबारा एग्जाम देना पड़ा। एग्जाम देने से पहले मुझे वो सब करना पड़ा जो जिंदगी में आप कभी नहीं चाहते, चमचागिरी, चापलूसी, वो सब चीजें। पास तो हो गया, लेकिन वो फिर मेरे मन में ये था कि मैं आगे भी पढ़ना चाहता था, मैं सुपर स्पेशलिस्ट बनना चाहता था, लेकिन मैं टूट चुका था। मुझे लगता था नहीं नवनीत, अब दोबारा कोई फेल करेगा मुझे तो मेरे से अब बर्दाश्त नहीं होगा, शायद मैं दुनिया में ही ना रहूं, ऐसा मन में। अच्छा, इस लेवल इतनी नेगेटिविटी आ चुकी थी। तो बस फिर वो कहते ना, इंसान धक्के खाता, गिरता पड़ता, बस मंजिल मिलेगी नहीं मिलेगी। अकेला था मैं, किसी से फिर इतना डिप्रेस हो गया था, मैं किसी से बात भी नहीं करता था। मैं अपने सिर्फ एक छोटा सा क्लिनिक था, जॉब करता था, बड़ा मतलब स्ट्रगल वाला गंदा पीरियड था। और इसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं, कि एक ट्रॉमा हुआ लाइफ में और उससे आप निकल नहीं पा रहे। तो मैं ये बोलूंगा कि यूट्यूब ने मेरी जिंदगी बदल दी, सोशल मीडिया ने मुझे बदला, और आज इतने लाखों लोग मुझे चाहते हैं। तो मैंने ये अपनी कहानी ना उन सबको बता रखी है। मैं बहुत खुली किताब हूँ, मेरी बीमारियां मुझे क्या क्या हैं, मैं कैसे ठीक हुआ उनमें से, मेरी पर्सनल लाइफ में, आई मीन ये प्रोफेशनल लाइफ में जो पंगे हुए, तो मैं इनमें से कैसे निकला हूँ, और क्या मेरी स्टोरी थी। तो ये सबको पता है, मेरे जो चैनल देखते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ मोटिवेशन मैं लोगों को दे पाऊँ कि एक हारा हुआ इंसान भी लास्ट में जीत सकता है अगर वो अपनी कोशिश जारी रखे। बस। बिल्कुल जी, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि डॉक्टर नवनीत कालरा जैसे लोग, जैसे व्यक्तित्व इस बात के ज्वलंत उदाहरण हैं और बहुत ही सशक्त उदाहरण है कि जब बादलों के बीच में घना अंधेरा छाता है तो रोशनी का एक कतरा ज़रूर बचा होता है। और उन्होंने उसी कतरे के सहारे आज यहाँ तक का सफ़र तय किया है, और आज ये सक्सेसफुल हैं। लाखों लोगों के चाहने वाले इनके इर्द गिर्द हैं, प्रशंसक हैं इनके। छोटे से गांव से निकला हुआ एक लड़का जो एक छोटे से कस्बे से आता है, बड़े महानगर की तरफ आता है, फिर वो अपनी ज़िद से, संघर्ष से अपने लिए एक घोंसला तैयार करता है और फिर वो छा जाता है। तो ऐसे में कैसा लगता है जब आप छोटे सफ़र से ऊपर की सफ़र तक पहुंचते हैं और तो आपके पास बहुत सारे प्यार करने वाले लोग होते हैं? मुझे एक बात मतलब आप अकेले ऐसे डॉक्टर नहीं हो। मैं एक आपको सच बात बताऊं, ये शायद बहुत कम लोगों को पता है कि मैं सहारनपुर में रहता था। सिटी है, कस्बा भी नहीं है, प्रॉपर सिटी है। मुझे एक बात लगती थी कि ये मन बोलता था कि नवनीत तू किसी और काम के लिए बना है। भले ही मैं डॉक्टर बन गया, पर मुझे ऐसा लगता था तू किसी और काम के लिए बना है। किस काम के लिए बनाऊं ये मुझे नहीं पता था। और मुझे ये भी लगता था कि अगर मैं सहारनपुर में रहूंगा, एक तो मैं वहां जाना ही नहीं चाहता था क्योंकि वहां पे गंदगी और दंगे, यूपी का माहौल इतना खराब था, तो मैं जाना नहीं चाहता था। लेकिन मुझे ये भी लगता था कि मैं सहारनपुर रह के वो शायद काम ना कर पाऊं जिसके लिए मैं बना हूं। ठीक है, अंदर से ये बात मुझे शुरू से खटकती थी कि मैं कुछ और करूंगा। तो शायद भगवान यही मेरे से चाहता था। और मुझे आज भी लगता है कि अगर मैं सहारनपुर में रहा था, ऐसा नहीं है, अब तो हर छोटे छोटे शहर आप उसको देख लो, नहीं, ये जो उत्तराखंड से जो है एक इन्फ्लुएंसर जो मैं नाम भूल गया उनका, कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर है वो, बच्चा ही अभी तो। और ऐसे छोटे छोटे जगह से बहुत बड़े लोग निकले हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर वहां रह गया तो मैं शायद जो मैं सपना लेके चल रहा हूँ कि मैं कुछ और करूंगा, मुझे कभी नहीं पता था कि मैं एक्टिंग भी कर लूंगा और कॉमेडी भी करूंगा। अभी भी मैं करता हूँ, लेकिन अब प्रेशर मेरे पास इतना पड़ा अपनी फैमिली का और जगह से कि तुझे भाई डॉक्टर ही मानना बंद कर देंगे लोग। तो हालांकि आप देखो सोशल, अब कॉमेडियन है, अगर बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन, उनमें से डॉक्टर भी हैं, कर रहे हैं, बिल्कुल अलग-अलग प्रोफेशन से जुड़े लोग हैं, डेंटिस्ट भी हैं, गौरव गुप्ता है ना, डेंटिस्ट हैं। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड से हैं। लेकिन शायद
हम एक कंजर्वेटिव फैमिली में रहते थे, तो और आसान भी नहीं था, क्योंकि उन दिनों सोशल मीडिया का फैलाव नहीं था इतना, नहीं, जब आपने शुरू अभी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब मैंने कॉमेडी शुरू करी तो मुझे प्रेशर आया मेरे ऊपर बहुत ज्यादा, तो मुझे बंद करनी पड़ी। मैं अपने पैशन को जिंदा रखना चाहिए, लेकिन जिंदा रखा है, अभी दोबारा शुरू कर दी है मैंने, क्योंकि वो अब फैमिली मना नहीं करती। अब उनको पता है कि, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि नवनीत कालरा इस मुकाम तक पहुंचेगा, तो उनको लगता था कि ऐसा ना हो ये जो थोड़े बहुत पैसे कमा रहा है वो भी जाए। तो ये हर एक को ये रहता ना कि यार कि इकोनॉमिक सेटबैक ना हो जाए। हाँ, एग्जैक्टली यही था कि यार ये जो थोड़े बहुत पेशेंट आते हैं वो भी भाग जाएंगे, ये क्या क्या ड्रामे कर रहे हैं, क्या कॉमेडी कर रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन आपके चाहने वाले जो लोग हैं सोशल मीडिया पे, वो आपको वैसे ही देखना चाहते हैं। एक डॉक्टर के रूप में तो वो देख ही रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप खुश मिजाज रहें, हरफन मौला रहें, जिंदा दिल रहें। एक बहुत बारीक लाइन होती है ना, वो आपको मेंटेन करनी पड़ती है। आपको थोड़ा प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पर्सनल को ना एक ही प्लेटफॉर्म में एक ही वीडियो में लेके आना, दोनों को, ये आसान नहीं होता। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई मेरा, अगर आपने कॉमेडी देखनी है तो लास्ट के 2 मिनट देखा करो, जिसको नॉलेज गेन करनी है वो शुरू का वीडियो देख लो, और जिसको सब कुछ देखना पूरा वीडियो देखो। तो मैं पहले ही बोल देता हूँ, तो आप इससे कि बाद में जाके आपको रिग्रेट ना हो या अनहैप्पी ना हो कि डॉक्टर साहब ने तो हमें बताया ही नहीं, लास्ट में ये था। अब ज्यादातर लोगों को पता है कि बाद के 2 मिनट डॉक्टर कालरा क्या करते हैं। बिल्कुल, लेकिन आपके शोज वो लगातार देख भी रहे हैं। काफी सारे लोग हैं जो इनफैक्ट उनको वेट रहता है, इस बात की प्रतीक्षा रहती है कि डॉक्टर साहब का अगला वीडियो कब अपलोड हो रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सबके अपने अपने फैंस होते हैं, और आपके चाहने वाले लोगों की लंबी एक लिस्ट है। लेकिन हमारे फैंस में एक अलग ये होता है कि हमारे यहाँ, और वो मेरे पेशेंट हैं, है ना, हमारा एक, हम एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोलूं तो हमारी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है डॉक्टर्स की, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। एक एंटरटेनमेंट वाला सिर्फ एंटरटेन करेगा, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। नहीं, तो आप प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ एक पैशन को भी जी रहे हैं, तो उस दोनों के ही जरिए आप लोगों की मदद पहुंचा रहे हैं लोगों तक, पैशन के जरिए तो मैं अपनी मदद ही करता हूँ। लेकिन लोग, आपको मालूम नहीं, लोग आपको जो देख रहे हैं, दर्शक जो देख रहे हैं, बहुत एंटरटेन हो रहे हैं, और उनका दुख जो है ना वो बहुत कम हो रहा है। मैं ये बोलता हूँ कि अपने अंदर के बच्चे को मरने मत दो, और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि अगर मैं अपने आप को खुश नहीं रख पाऊंगा तो शायद मैं इतने अच्छे वीडियो नहीं बना पाऊंगा, मैं इतने अच्छे लोगों तक जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं इस डिप्रेशन में से निकल चुका हूं, और मुझे पता है कि आपको क्या क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि आप उस चीजों में दोबारा ना जाए। जो जिस एक विम्सिकल सर्कल है, आप उससे बाहर निकले। तो मुझे पता है मुझे किस चीज से खुशी मिलती है, तो वो खुशी मुझे लोगों से वीडियो बना के तो मिलती है, लेकिन मुझे जो मेरा अंदर का टैलेंट है जो मुझे बोलता है नवनीत कर कर कर, तू पीछे मत हट कर, तो इसीलिए मैं अब लंच बॉक्स वाले वीडियो बनाता हूँ। मेरा लंच बॉक्स वीडियो में क्या देते हैं आप, क्या कंटेंट? 1 मिनट शॉर्ट वीडियोस होते हैं वो। अच्छा। उसमें स्क्रिप्ट होती है, वो स्क्रिप्ट उसी समय डिसाइड होती है। अच्छा। हमें नहीं पता होता कि वो खाने पे होता है, और फिर मैं अपनी वाइफ के साथ फोन पे बात करता हूँ, मतलब अच्छा। होती नहीं है। अच्छा। एक मैं ही कैरेक्टर, तो मेरा इमेजिनेशंस होते हैं कि वहां से क्या जवाब आ रहा है, तो बस वो उसके सारे 1 मिनट का वीडियो होता है, उसी में आपको सब कुछ करना होता है। तो वो लोग बहुत लाइक कर रहे हैं उसको। अच्छा। बहुत लोग देखते हैं उसको। लेकिन आपके दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि डॉक्टर नवनीत कालरा जो है वो वीडियोस बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है, लेकिन वो मरीजों को कब देख रहे हैं, और आपका हॉस्पिटल कहाँ पे है, जरा ये भी बताएं। मेरा एक्चुअली क्या है कि मैं लोग मुझे बोलते हैं कि सर आपको अच्छे इलाके में आके पेशेंट देखने चाहिए, आप साउथ में आ जाओ, गुड़गांव आ जाओ। मेरा जो क्लिनिक है ईस्ट उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन पे है, जहाँ पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, और अच्छा ठीक ठाक जगह है, कंजस्टेड एरिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोविड के बाद से मेरी ऑनलाइन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने शाम का प्रैक्टिस बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना ही बहुत है जितना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि सुबह इधर आना, वीडियो भी बनाना, पेशेंट भी देखने, यहाँ पर मुझे यहाँ पर उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन पे मेरा क्लिनिक है, ईस्ट उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन पर। तो शाम को मैंने टाइम अपने लिए रखा और अपनी हेल्थ के लिए रखा कि मैं वॉक करने का टाइम मिल जाए, मुझे साथ में ऑनलाइन कंसल्टेशन करनी होती है उसके लिए टाइम मिल जाए, खाना और घर वालों से बात करने का टाइम मिल जाए, थोड़ा बहुत मैं टीवी भी देखना पसंद करता हूँ, है ना, कोई वेब सीरीज देखने का टाइम मिल जाए। तो लाइफ में ना देखो हर चीज पैसा ही नहीं होती। चाहूंगा तो मैं रात के बाकी डॉक्टर की तरह मैं 12, 1, 2, 3 बजे तक काम कर सकता हूँ, कुछ और पैसे कमा सकता हूँ, पर उसमें मेरी हेल्थ चली जाएगी। और अब इतने डॉक्टर्स को मैं देख रहा हूँ कि जो सडन हार्ट अटैक हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, तो ये सब लोगों को समझना चाहिए कि लाइफ में सिर्फ
पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी हेल्थ सबसे ऊपर है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप कोविड टाइम में काफ़ी सक्रिय रहे हैं और लोगों को बहुत बहुत सारी मदद पहुंचाई है, मरीज आपसे जुड़े हैं प्यार से और जुड़े रहे, अभी तक जुड़े हुए हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोविड के बाद से लोगों की समस्याएं बहुत बढ़ी है, हेल्थ इश्यूज़ बहुत बढ़े हैं, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें बहुत खतरनाक स्तर पे पहुंच गई है। कुछ ऐसी छोटी मोटी टिप्स बताएं जिससे हमारे दर्शक ये समझ सके कि उनको स्वस्थ कैसे रहना है। देखो, मैं एक बात मान के चलता हूँ, सबसे जो ज्वलंत टॉपिक आज की डेट में वो सडन हार्ट अटैक है ना। तो मेरा एक चीज मानना है कि जो पोस्ट कोविड है, ठीक है, ये अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। बिल्कुल। हम अभी तक क्या मानते थे कि आपकी शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, मोटापा है ना, ये सब चीजें मान के चलते थे, स्मोकिंग है। लेकिन कभी किसी ने सोचा कि हमारे ऊपर एक रिस्क फैक्टर और हो गया, वो पोस्ट कोविड। उसने हमारी बॉडी में ऐसे चेंजेस किए, इन्फ्लेमेशन बढ़ाया है। तो आपको पहले से कहीं गुना ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, आपको कहीं गुना ज्यादा अपनी बॉडी पे काम करना पड़ेगा और कहीं गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो डाइट हो, एक्सरसाइज हो, योगा हो, मेडिटेशन हो, दवाइयां हो, जो भी है। अब हमें दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। हम पहले जैसी लाइफ नहीं जी सकते। जियो, ऐसा नहीं कह रहा कि आप मस्ती मारना बंद कर दो या, लेकिन आपको पहले से कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये आप सोच लो, अगर आपको सरवाइव करना है हेल्थ के हिसाब से। इसीलिए इतने ज्यादा अब लोग वैक्सीन को दोष मानते हैं कि वैक्सीन की वजह से हमारे पास किसी चीज का कोई एविडेंस नहीं है ना। आप किसी भी चीज का एविडेंस, आप किसी को भी दोषी मान लो, आप कोविड को मानो, वैक्सीन को मानो, कि लेकिन जो हालात मैं देख रहा हूँ कि लड़कियां इतनी स्मोकिंग कर रही हैं, लड़के तो करते ही थे, लड़कियां स्मोकिंग, और स्मोकिंग के अलावा ड्रग्स इतना कल्चर आ गया है। तो ये सब चीजें कौन बताता है? कोई भी नहीं बताता। बिल्कुल। तो अब इन सब चीजों से अवॉइड करने की जरूरत है। अब जो नए पेरेंट्स बनेंगे, नए माँ बाप बनेंगे, वो बहुत मुसीबतें हैं उनके लिए, क्योंकि हमारी जनरेशन आगे जा चुकी है। तो हमारी एक और जनरेशन अभी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही है, जेनजी। तो जेनजी के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो, कि क्या करें, कैसे अनुशासित रहें, डिसिप्लिन रहें, खाए पिए, क्या थोड़ा सा वो मैं उनको क्या बताऊं तो थोड़ा बताएं, क्योंकि वो आपको रोल मॉडल मानते हैं। नहीं, वो मैं तो इतना ही बताऊंगा, मैं तो उनके साथ बहुत दोस्ताना बिहेवियर करता हूँ अपनी, और मेरे दर्शक फिर भी मेरे मैच्योर दर्शक ज्यादा हैं। जब मैं देखता हूँ ना उसमें जाके, तो मेरे दर्शक जरा यंग बहुत कम है, क्योंकि वो मिड एज वाले हैं ज्यादा। तो फिर भी मैं बोलूंगा कि भाई, अब आप आगे चल के आप भी पेरेंट्स बनोगे तो आपको भी समझ में आएगा। तो हालात देखो, मुझे जो जमीन से जुड़े हालात हैं वो अच्छे नहीं है। आने वाला कल, ये लोग बहुत स्मार्ट हैं, नो डाउट, लेकिन हेल्थ के प्रति कितने कॉन्शियस रहेंगे और किस तरह से बिहेव करेंगे, क्योंकि मैं जब देखता हूँ 30 साल से 35 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, और ये बहुत ही और इसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वर्क फ्रॉम होम, दूसरा फूड, जो डिलीवरी एप्स हैं, जो बाहर से जो हम मंगवा रहे हैं, घर से हर दूसरे दिन आप घर से बाहर का खाना मंगा रहे हैं, लेट नाइट खा रहे हैं, कोई एक्टिविटीज नहीं है, और देर रात तक जग रहे हैं। ऊपर से जो वीकेंड का वार होता है इनका, कि हमने आज तो बस शनिवार को हमने ऐसी पार्टी करनी है, मस्ती करनी, ड्रिंकिंग होती है इनकी, स्मोकिंग इतना कल्चर, ड्रग कल्चर बहुत ज्यादा है। ये सब के चलते फ्यूचर मुझे कोई बहुत अच्छा नजर नहीं आता। लेकिन हाँ, जो लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो समझते हैं इन सब चीजों को, वो कर रहे हैं अपना। वो हर बार था, लेकिन अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हार्ट अटैक भी बढ़ेंगे और यंग पेशेंट में और ज्यादा बढ़ेंगे। तो इनको समझ जाना चाहिए, भैया तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे हाथ में है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सिर्फ एजुकेट कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, करना ना करना आपके हाथ में है। जी हाँ, तो ये थे डॉक्टर नवनीत कालरा, जिन्होंने बहुत ही साफगोई से बहुत सारी चीज़ों को बताया, जेनजी के बारे में भी बताया, हमारी डेली रूटीन के बारे में, डॉक्टर नवनीत कालरा शो के बारे में भी, और ये किन किन मुद्दों पे काम कर रहे हैं उस बारे में भी इन्होंने चर्चा की। इससे पहले कि हमारा ये सेगमेंट खत्म हो, एक सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट शुरू होता है, वो है रैपिड राउंड क्वेश्चन फायर, जिसमें हम एक वर्ड में आंसर लेते हैं। मुझे लगता है डॉक्टर साहब तैयार हैं इसके लिए। क्या हम शुरू करें, जिसमें आप वन वर्ड में आंसर कर सकते हैं? जो हमारा पहला सवाल आपकी तरफ जा रहा है वो ये है कि डॉक्टर नवनीत कालरा की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सबसे बड़ी कमजोरी मेरी हेल्थ। और सबसे बड़ा फियर क्या है? फियर, मुझे कोई, सच बोलूं तो मुझे कोई डर नहीं लगता। सच बताऊं, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। कुछ तो फियर होगा। मुझे कोई फियर नहीं होता किसी दुनिया में किसी चीज का। हाँ, अपनों को खोने का अपनों को खोने का डर लगता है। अपनी डेथ से नहीं होता। अच्छा। कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने कोई ना जाए। अच्छा, ये फियर है। अपनों को खोने का डर लगता है बस। डॉक्टर नवनीत कालरा डॉक्टर ना होते तो क्या होते? एक्टर। क्या बात है। डॉक्टर नवनीत कालरा इस देश में एक ऐसी चीज क्या बदलना चाहेंगे जो बदली नहीं जा सकती? करप्शन। मेडिकल में क्या बड़ा बदलाव लाना चाहेंगे?
मेडिकल में तो बहुत सारे बदलाव है, एक बदलाव नहीं, बहुत सारे बदलाव लाना चाहता हूँ। और सबसे पहले मेडिकल एजुकेशन को चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है जिस हिसाब से मुझे लगता है कि वो प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। और 4.5 साल ठीक है, 4 साल में भी वो किया जा सकता है, 3 साल में भी सिखाया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। डॉक्टर नवनीत को क्या खाना पसंद है? मुझे घर का फूड पसंद है। क्या खाना पसंद है? सिंपल दाल चावल और बाहर का छोले भटूरे, क्या बात जो मैं अब नहीं खाता हूँ। दिल्ली में ऐसी कौन सी डेस्टिनेशन है जो डॉक्टर नवनीत को पसंद है? और दिल्ली से बाहर भी? मैं दिल्ली में सच बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा घूमने वाला इंसान नहीं हूँ, फिर भी मुझे दिल्ली हाट पसंद आता है। और मुझे ये 5 स्टार होटल से में जाना, ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती। मैं नेचर के करीब रहता हूँ, मुझे पहाड़ पे जाना अच्छा लगता है। मुझे समुद्र सी बीचेस उतने पसंद नहीं है जितना मुझे पहाड़ पे जाना पसंद है। माउंटेन्स पसंद है, माउंटेन्स पसंद है। हाँ, मुझे ग्रीनरी, नेचर ये ज़्यादा पसंद है। और दिल्ली के बाहर मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, देखो मैं जहाँ गया हूँ मैं वहीं का बता सकता हूँ। तो एक छोटा सा जगह है कसौली। अच्छा, कसौली बहुत प्यारी। मुझे वो अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो आप, और छोटा सा है तो वहाँ भीड़ नहीं है। अब शिमला जाओ तो कितनी भीड़ है वहाँ पे, तो वो सब चीजें जानना हो, थोड़ी शांति हो, अगर आप नेचर के पास हो तो पीसफुल होना चाहिए। ओके, डॉक्टर नवनीत कालरा का फेवरेट पास टाइम क्या है? क्या पसंद है? पहले पास टाइम मेरा था म्यूजिक। ओके, और आप तो गाते भी हैं? गाता था, म्यूजिक था। अब सच बोलूं तो और एक दूसरा मेरा पास टाइम बहुत वो है, लोगों को बड़ा अजीब लगेगा, शॉपिंग। अच्छा, हाँ। क्या शॉपिंग करना पसंद है? कपड़े? हाँ, कुछ भी? कपड़े, शूज, ये मेरे घर में अगर सबसे ज्यादा कपड़े किसी के पास है तो वो मेरे पास है। क्या बात है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि मैं खरीद नहीं, सनग्लासेस भी पसंद है या सब कुछ? हाँ, लेकिन मैं ये वॉच नहीं पहन सकता हूँ। मुझे फ्रीडम पसंद है, तो मैं ये सब चीजें नहीं पहनते। ओके, ठीक है। डॉक्टर नवनीत कालरा की जो सबसे फिटनेस मंत्रा है वो क्या है? फिटनेस मंत्रा, मैं सच बोलूं तो मैं एक्सरसाइज बहुत कम करता हूँ, करनी चाहिए। मेरा फिटनेस मंत्रा सिर्फ एक ही है कि मेंटल हेल्थ जो है ना वो आपकी ठीक रहनी चाहिए। दिमाग ठीक तो सब ठीक, जिस दिन वो गड़बड़ हो गया आपका सब कुछ गड़बड़। वही हमें सिखाता है कि हमें किस रास्ते पे जाना है ना। वही तो बताएगा कि नवनीत तुझे एक्सरसाइज करनी है, नवनीत तुझे वॉक करनी है। वही अगर ठीक वो ब्रेन से सिग्नल मिलता है बस, तो ब्रेन, मेंटल हेल्थ को मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। ओके, बट डॉक्टर नवनीत जो है भारत को किस रूप में देखना चाहेंगे अगले नेक्स्ट 5 इयर्स में? इंडिया एज अ व्हाट, मतलब किस रूप में इंडिया को देखना चाहेंगे? इंडिया जिस स्पीड से चल रहा है मुझे लगता है अच्छा ही चल रहा है। और जैसा आज की डेट में है, 5 साल पहले जैसा था और 5 साल बाद मुझे लगता है इंडिया जैसा भी चल रहा है, अपने पड़ोसियों को देखूं या वर्ल्ड के हालात को देखूं, तो हम फिर भी बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। अनटिल अनलेस हमें झुकाने की बहुत कोशिशें हो रही हैं, है ना। तो बस यही चाहूंगा कि ये जो एक पावरफुल कंट्री बने, जो ये पावरफुल कंट्री है, तो हमारा कंट्री भी उतना पावरफुल बने कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं और जो भी करें खुद हम अपने बल पे करें। डॉक्टर नवनीत कालरा एक सोशल इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, एक सेलिब्रिटी डॉक्टर बन चुके हैं, इसके बाद कोई ड्रीम रहता है क्या? कुछ और ड्रीम बचे हुए हो तो? ड्रीम बहुत सारे होते हैं इंसान, मैं तो हमेशा कुछ नया करने की उसमें रहता हूँ, पर मुझे पता है कि शायद मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि बढ़ती एज और बढ़ते मेरे पेशेंट के साथ जो टाइम इतना ज़्यादा ऑनलाइन ये सब चीज़ों में, मैं अपना पुराना जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था, वो ड्रीम है, वो ड्रीम मेरा रह जाएगा। और अगर भगवान ने चाहा तो वो उसको पूरा करूँगा। और समाज के लिए मैं अपनी कोशिश करूँगा सोशल मीडिया के थ्रू, मैं जितना भी ये मूवमेंट जो चला रहा हूँ, एंटी करप्शन मूवमेंट है, मेडिकल करप्शन, इसके थ्रू मैं लोगों को आगाह करता रहूँ और जितने लोगों को मैं बचा सकता हूँ बचाऊंगा। जी हाँ, तो इसी के साथ हमारा ये रैपिड राउंड क्वेश्चन फायर समाप्त होता है और हमने बहुत अच्छे सेगमेंट के साथ अपनी बातचीत खत्म की है। कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह, और दूसरी बात ये कि मन में जो अगर आपकी संकल्प हो, दृढ़ संकल्प हो, तो आप, मुझे लगता है कि कहीं भी कोई भी यात्रा शुरू की जा सकती है और पूरी की जा सकती है। तो चलते चलते हम डॉक्टर साहब से ये पूछते हैं कि क्या ये हमारे चैनल के लिए और हमारे शो के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे? जी हाँ डॉक्टर साहब। मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो प्रिया जी का शो है ऑनर्ड पर्सनैलिटी, तो मैं अपने फैन से बोलूँगा जो मेरा वो देखते हैं चैनल, तो प्लीज़ इनको फॉलो करें, शेयर करें। और ये बहुत ही
एक ओरिजिनल थॉट्स के साथ ये ला रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को ये लोग इस मंच पे लेके आते हैं, ठीक है। तो आप एंटरटेनमेंट तो बहुत देखते हो और सब चीज़ें देखते हो, पर मुझे लगता है कि जो क्रिएटिविटी है, जो ओरिजिनल थॉट्स हैं इनके, और जिस तरह के लोगों को ये लेकर आती हैं, तो उनको आगे लेकर ज़रूर आगे जाना चाहिए, और उसमें आप लोग अगर देखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच।